नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। हमने इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें शिक्षण विधियों के बारे में एक भूमिका और साथ ही परंपरागत शिक्षण विधि के बारे में बात की थी। आज का जो यह वीडियो है, यह वीडियो आपके सम्मुख भंडारकर विधि, जिसे व्याकरण अनुवाद विधि अर्थात व्याकरणानुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे इस चैनल पर आने वाले समस्त वीडियोस आपको अनवरत रूप से प्राप्त होते रहें। भंडारकर विधि पर चर्चा करने से पूर्व थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। प्राचीन काल में परंपरागत विधि के माध्यम से शिक्षण होता था और यह परंपरागत शिक्षण विधि लंबे समय तक भारत में भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा और भारतीय शास्त्रों के नवीनतम ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचाने वाली थी। इसी भारत देश में बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए थे और उन विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारत जो था वह एक विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। यह सोने की चिड़िया के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया था जिसके माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के पथ प्रदर्शित हो रहे थे। और जब उसके पश्चात ब्रिटिश के अधीन भारत आया, तो ब्रिटेन के अधीन भारत आने पर उनका एक उद्देश्य था कि हम पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को भारत में स्थापित करें। और इसी के उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले भारत आए। और जब लॉर्ड मैकाले भारत आए तो लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के फायदे और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किस प्रकार से भारत में स्थापित कर सकते हैं, भारत में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, उसके उपाय ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की जो परंपरागत विधि है अर्थात जो गुरुकुल परंपरा है, उस गुरुकुल परंपरा को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली इस भारत में लागू नहीं हो सकती। अतः हमें उस गुरुकुल प्रणाली अथवा गुरुकुल परंपरा अथवा परंपरागत विधि को हटा करके उसके स्थान पर नवीन पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, जिसे हम कह सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसी तरीके से लॉर्ड मैकाले के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया। अब जब पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू हो गई, उसके पश्चात धीमे धीमे इस प्रकार के स्कूल्स बनने लगे। विदेशों से कई लोग जो थे वे भारत के बारे में जानने को लालायित भी होने लगे। अर्थात जहां पर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से एक नुकसान यह हुआ कि संपूर्ण भारतीय सोच में वह पाश्चात्य विचार जो थे वे विचार आने लग गए। उसी के साथ साथ एक लाभ यह भी हुआ कि जो विदेशी लोग जो कि भारत में आ रहे थे, चाहे वे नौकरी के कारण से आ रहे होंगे या फिर घूमने के लिए आ रहे हैं, तो उन सभी लोगों ने यह देखना चाहा, यह जानना चाहा कि भारतीय संस्कृति आखिर है क्या। और जब उन्होंने भारतीय संस्कृति के अध्ययन के बारे में बात करना शुरू किया, उनको जानने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृत परंपरा को भी वे सीखने के इच्छुक हुए। और जब वे सीखने के इच्छुक हुए तो एक समस्या आई कि परंपरागत विधियों में हम देखते थे कि संस्कृत के माध्यम से ही अध्ययन करवाया जाता था, लेकिन जब दूसरे देश के लोग आ रहे हैं तो वे किसी अन्य भाषा को जानते हैं, और जब वे भारत में आए हैं तो उन्हें संस्कृत सीखनी है, संस्कृत के शास्त्रों का अध्ययन करना है, संस्कृत भाषा को जानना है। तो ऐसी स्थिति में भाषा के दो स्वरूप आ गए। एक भाषा वह जो कि उनकी मातृभाषा है और दूसरी भाषा वह जो कि उनको सीखनी है, जाननी है, अथवा एक ऐसी भाषा जिसके बारे में उनको अध्ययन करना है। तो इस स्थिति में एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखने का जो प्रयास था, जो जानने की विधि थी, उस विधि को ही हम अनुवाद कहते हैं। अर्थात एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना, क्योंकि वे पूर्व से ही अंग्रेजी भाषा के जानकार थे और जब वे भारत में आए तो अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत को सीखना चाहते थे।
और संस्कृत के ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करने की इच्छा रखते थे। इस दृष्टिकोण से यह अनुवाद विधि विस्तारित हुई और स्थापित हुई। इस अनुवाद विधि को, जिसे कि व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है, व्याकरण सिखाया जाएगा और व्याकरण के सिखाने के माध्यम से अनुवाद को सिखाया जाएगा। यह व्याकरण और अनुवाद विधि के नाम से जानी जाती है और इसे क्योंकि भंडारकर जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। इस भंडारकर विधि के जो प्रणेता थे या जो संस्थापक थे या जो प्रवर्तक थे, उनका पूरा नाम है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इनको संक्षेप में डॉक्टर आर जी भंडारकर भी कहते हैं। आर जी भंडारकर, आर अर्थात रामकृष्ण, जी अर्थात गोपाल। तो यह प्रश्न कई बार आता है कि भंडारकर का पूरा नाम क्या है, और कई तरह के विकल्प दिए जाते हैं, है ना, रामपाल गोपाल या राम गोपाल कृष्ण, इस प्रकार के कई सारे विकल्प दिए जाते हैं। तो आपको इनका नाम अच्छे से स्मरण रखना है, डॉक्टर राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। तो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो थे, उनके द्वारा इस व्याकरणानुवाद पद्धति का प्रवर्तन किया गया है या उसको सिखाने के लिए विविध प्रकार के स्टेप्स बताए गए, तरीके बताए गए, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो है, इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1837 को, अर्थात लॉर्ड मैकाले 1835 में नवीन शिक्षा पद्धति के बारे में बात करते हैं और 1837 में जन्म होता है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी का, और इनकी मृत्यु हुई 24 अगस्त 1925 को। अर्थात यह संपूर्ण समय वो समय था जिस समय पर भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए अनवरत रूप से प्रयास किए जा रहे थे, और साथ ही हम जानते हैं कि उस समय पर अनेक विदेशी विद्वानों ने भारत के विविध ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया था। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जबकि अंग्रेजी जानने वाले लोग भारत में अधिक आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए संस्कृत सीखने का जो एक तरीका था, वह विधि ही व्याकरण अनुवाद विधि के नाम से अथवा भंडारकर विधि के नाम से जानी जाती है। यह व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो शिक्षण होने वाला है वह पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के अनुसार ही होने वाला है, अर्थात व्याकरण अनुवाद का जो शिक्षण का जो तरीका होगा वह पाश्चात्य शैली ही रखी गई थी। और यह जो संपूर्ण विवरण हमें प्राप्त होता है, यह विवरण प्राप्त होता है इनकी इन 3 पुस्तकों के माध्यम से। ये तीनों पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी गई थी, इनका मैं यहाँ पर संस्कृत नाम दे रहा हूँ, लेकिन ये तीनों पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी गई थी और अंग्रेजी में लिख करके उन्होंने संस्कृत कैसे सीख सकते हैं, अर्थात वे पाश्चात्य विद्वान या वे विदेश से आए लोग संस्कृत भाषा को अनुवाद विधि से कैसे सीख सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विवरण मिलता है। उनकी जो 3 पुस्तकें हैं वे हैं, एक तो मार्गोपदेशिका और एक है संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका, यानी कि संस्कृत मंदिर में प्रवेश करने के लिए या जो प्रवेशिका के रूप में है उसको अंतः प्रवेश कराने वाली है वह पुस्तक, और तीसरा है नूतन व्याकरणानुवाद पद्धति। तो फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत, सेकंड बुक ऑफ संस्कृत और फिर व्याकरणानुवाद पद्धति अर्थात ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 पुस्तकें, जो तीनों पुस्तकें ही इंग्लिश में लिखी गई थी, इन 3 पुस्तकों के आधार पर यह व्याकरणानुवाद पद्धति जो है यह अस्तित्व में आती है और इस पद्धति का बहुत जोर चलता है। इस पद्धति को स्वीकार करने में, इस पद्धति के समर्थन में अनेक विद्वान खड़े हुए। ऐसे समस्त पाश्चात्य विद्वान, जो पाश्चात्य विद्वान अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृत सीखना चाहते थे, तो उन्होंने इसका बहुत अधिक समर्थन किया। उनमें मोनियर विलियम्स बड़े विद्वान हुए हैं, मैकडोनल्ड्स ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पाश्चात्य विचारकों के साथ साथ अन्य अनेक भारतीय विचारकों ने भी इसका पूर्णतः समर्थन किया। और भारतीय विचारकों में से एक व्यक्ति जिनका नाम है वामन शिवराम आप्टे,
आपने इनका शब्दकोश देखा होगा। तो जो वामन शिवराम आपटे हैं, उन वामन शिवराम आपटे ने भी इसका समर्थन किया। वामन शिवराम आपटे की पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है द स्टूडेंट गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन। द स्टूडेंट गाइड, द स्टूडेंट्स गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन, अर्थात संस्कृत के कंपोजिशन में, संस्कृत की रचना में स्टूडेंट गाइड अर्थात स्टूडेंट के लिए जो मार्गदर्शिका के रूप में हो सकती है, ऐसे उन्होंने एक पुस्तक लिखी। और इस पुस्तक में भी इस व्याकरणानुवाद पद्धति का समर्थन उनके द्वारा किया गया। शब्द कोश में भी हम देखते हैं कि एक शब्द का अन्य भाषा में अर्थ बताया जाता है, और यह भी शब्दकोश भी जो था उनका, वह शब्दकोश भी इसी व्याकरणानुवाद पद्धति का पोषक के रूप में हम उसको मान सकते हैं। इस व्याकरणानुवाद पद्धति के अंतर्गत होता क्या है? इस व्याकरणानुवाद पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहली बात कि व्याकरण के नियमों को संक्षेप में बताया जाता है। अर्थात सबसे पहली बात, उनको व्याकरण सिखाई जाएगी, और व्याकरण सिखाते हुए उन व्याकरण के सबसे पहले नियम उनको बताए जाएंगे। जब व्याकरण के नियमों को बताया गया तो व्याकरण के नियमों पर आधारित कुछ उदाहरण उनको बताए जाएंगे। अर्थात व्याकरण के नियम समझाए, और व्याकरण के नियम समझा करके उसके कुछ उदाहरण उनके सामने रखे गए, कुछ एग्जाम्पल्स उनके सामने रखे गए, और उसके पश्चात इन उदाहरणों के आधार पर उस व्याकरण के नियम को और अधिक पुष्ट करने के लिए और अधिक पोषित करने के लिए, वह अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए अभ्यास कराया जाता है। आपने यदि रचनानुवाद कौमुदी पढ़ी होगी तो उस रचनानुवाद कौमुदी में जिस प्रकार से अध्ययन कराया जा रहा है, जो कि डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है, उसमें भी इसी व्याकरणानुवाद पद्धति का ही प्रयोग किया गया है। तो इस व्याकरणानुवाद पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले व्याकरण के नियमों को समझाना, व्याकरण के नियमों को समझा करके उसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना, और उसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके उसका बार बार अभ्यास कराना, जिससे कि वह व्याकरण का नियम और उस व्याकरण के नियम से बनने वाले शब्दों के बारे में जानकारी जो है वह स्पष्ट हो जाए, वह पुष्ट हो जाए। इसी के साथ साथ इस व्याकरणानुवाद पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो व्याकरणानुवाद पद्धति थी, उस पद्धति के माध्यम से जो शिक्षण था, वह शिक्षण विदेशी भाषाओं को जानने वाले या अन्य भारतीय भाषाओं को जानने वाले लोगों के लिए थोड़ा आसान हो गया। अर्थात जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे, वे संस्कृत भाषा के जो जानकार नहीं थे, ऐसे व्यक्ति भी संस्कृत को सीखने लगे। भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्याकरणानुवाद पद्धति में एक दोष है, और वह दोष सबसे बड़ा यह है कि यह भाषा के प्रयोग को नहीं सिखा पाता। अर्थात भाषा को सहज रूप में, सरल रूप में, स्वाभाविक तरीके से किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, यह उसे नहीं सिखा पाता। हाँ, लेकिन व्याकरण के नियमों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कैसे करना है, इस बात को, और संस्कृत से अपनी भाषा में यदि किसी ग्रंथ को अनुवाद करना है तो वह कैसे किया जा सकता है, इस बात को व्याकरण अनुवाद पद्धति बहुत बेहतरीन तरीके से समझाती है। तो जो भी संस्कृत भाषा को अन्य भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं, वे इस व्याकरणानुवाद पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। इस पद्धति के यदि हम गुणों की बात करें, दोषों की बात करें, तो यह पद्धति के जो है, यह व्याकरण के नियमों का बहुत ही सम्यक तरीके से बोध करा सकती है। दूसरा, समय, शक्ति और धन, इन तीनों की बचत कर सकती है। जब विदेशी विद्वान यहाँ आए तो उन्हें संस्कृत तो सीखनी थी, लेकिन संस्कृत सीखने का उद्देश्य उनका एकमात्र था, और वह यह था कि हम संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ सकें, और दूसरा कि हम उन संस्कृत के ग्रंथों का अपनी भाषा में अनुवाद कर सकें, क्योंकि संस्कृत के प्राचीन ज्ञान वैभव से वे प्रभावित थे। दूसरी बात यह भी थी कि संस्कृत में है क्या, जिस देश के लिए कहा जाता है कि संस्कृत में सब कुछ है, यहाँ के प्राचीन शास्त्र जो है वो सब कुछ बयां कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। तो ऐसे उन प्राचीन ग्रंथों में है क्या, क्या क्या है, उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना, और उसको अपनी भाषा में अनुवाद करके और अपने देश के लोगों को बताना,
यह उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। तो ऐसी स्थिति में भाषा का अध्ययन जो था वह कुछ सरल था, समय, शक्ति और धन तीनों की बचत करने वाला था, और साथ ही यह जो व्याकरणानुवाद पद्धति होती है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हम बड़े समूहों को एक साथ इसका अध्ययन करा सकते हैं। साथ ही अगर हम इसके दोष की बात करें तो दोष के अंतर्गत यह जो पद्धति थी, इस पद्धति में कहीं ना कहीं नीरसता आ जाती है, क्योंकि व्याकरण के नियम उदाहरण अभ्यास, नियम उदाहरण अभ्यास, तो लगातार एक ही प्रकार का क्रम चलता चला जाता है। तो जहां पर भाषा में वैविध्य होना चाहिए, भाषा के शिक्षण में वैविध्य होना चाहिए, अनेक प्रकार की क्रियाओं को समाहित करने का प्रयास करना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रायोजना हो या फिर कहीं पर विविध प्रकार की क्रियाएं हो, गतिविधियां हो, लेकिन यहाँ पर गतिविधि जो थी वह सीमित गतिविधि है, तो इसलिए यह नीरस हो जाती थी। एकांगी है क्योंकि यह केवल अनुवाद का ही शिक्षण करा पा रही है और अन्य विविध प्रकार के जो भाषाई कौशल होते हैं उनका विस्तार, उनका विकास नहीं कर पाती है, इसलिए एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित है। और साथ ही व्याकरण और अनुवाद इन्हीं दो तथ्यों या इन्हीं दो पक्षों पर ही विशेष बल यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ साथ भाषा के जो अन्य पक्ष हैं वे उपेक्षित हो जाते हैं। प्रारंभिक स्तर की अपेक्षा इसे उच्च स्तर पर ही हमें उपयोग करना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर भाषा का शिक्षण जो है वह 4 भाषा के कौशल जो हैं, अर्थात श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इसी के आधार पर होना चाहिए। फिर जैसे जैसे हम उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो उच्च कक्षाओं में जाते समय पर अनुवाद को प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से एक भाषा से दूसरी भाषा में हम अनुवाद कर सकें, इस दृष्टिकोण से उच्च कक्षाओं में निश्चित रूप से यह विधि जो है यह प्रभावी हो सकती है। और यदि इसके बारे में हम बात करें कि इस विधि का हम किस प्रकार से उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, पिछले पाठ में भी हमने बात कही थी, और यह विधियां जो है, ये विधियां, इनको हम अलग अलग रूप में पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन जब शिक्षण हम लोग करें तो शिक्षण के दृष्टिकोण से इन सब विधियों में से जो जो इनके गुण हैं उन सब गुणों को ग्रहण करते हुए हम एक बेहतरीन शिक्षक, बेहतरीन विद्यार्थी, बेहतरीन समाज स्थापित करने में योगदान दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि व्याकरण अनुवाद पद्धति की जहां पर आवश्यकता हो, अर्थात जब एक भाषा से दूसरी भाषा में हमें हस्तांतरण करना हो, एक भाषा से दूसरी भाषा को हमें सीखना हो, तो ऐसी स्थिति में व्याकरण अनुवाद पद्धति का भी उपयोग किया जा सकता है। हम जब शब्दकोश पढ़ते हैं तो शब्दकोश पढ़ते समय पर भी हम देखते हैं कि सामान्य रूप में संस्कृत टू इंग्लिश या संस्कृत से हिंदी या संस्कृत से किसी और भाषा में शब्दकोशों को देखते हैं। कुछ ऐसे शब्दकोश भी हैं जो कि संस्कृत से संस्कृत में ही अर्थ को बताते हैं, लेकिन यदि हमें किसी अन्य भाषा के माध्यम से संस्कृत को पढ़ना है तो उस स्थिति में प्रारंभिक स्तर पर नहीं अपितु उच्च स्तर पर, तो प्रारंभिक स्तर पर तो हमें उसी श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इन्हीं 4 कौशलों के विकास के लिए कार्य करना है। लेकिन जैसे जैसे हम भाषा के कौशलों में जब तैयार हो जाते हैं, सन्नद्ध हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अन्य भाषा के कौशलों के विकास के लिए भी, अन्य भाषा के माध्यम से संस्कृत के अध्ययन के लिए भी हम जब प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह भंडारकर विधि, जिसे व्याकरणानुवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है, यह विधि महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आज हमने जाना कि भंडारकर विधि या व्याकरणानुवाद विधि क्या है, इसे हम समझें, इसे जानें और जहां पर आवश्यकता हो इसका उपयोग करें। यह संस्कृत की कोई सर्वांग पद्धति नहीं है, अपितु यह संस्कृत सिखाने में जो अनेक पद्धतियां हम उपयोग करेंगे उन अनेक पद्धतियों में से एक पद्धति है और उस पद्धति को भी हम अपने शिक्षण में शामिल कर सकते हैं। यह दूसरा वीडियो था संस्कृत शिक्षण विधियों के बारे में, जिसमें आज हमने पढ़ा भंडारकर विधि या जिसे हम व्याकरणानुवाद विधि भी कहते हैं उसके बारे में। और अगले वीडियोस में हम जो पाठ्यपुस्तक विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, इन सब विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहें, आप इसे सब्सक्राइब करें,
इसके नोटिफिकेशन को ऑन करें, साथ ही टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ें, जिनके लिंक्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और साथ ही इस चैनल पर प्रसारित किए गए अन्य वीडियोस को भी देखें, क्योंकि वे समस्त वीडियोस आपके संस्कृत भाषा के कौशल के संवर्धन में उपयोगी हो सकेंगे। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।